हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको बस की यात्रा क्लास 8 की बुक भाषा मंजरी से पढ़ाने जा रही हूँ। ये बस की यात्रा चैप्टर 12 है और हरिशंकर परसाई ने लिखा है। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक हैं और ये हास्य व्यंग्य की कहानी है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका थोड़ा सा आपको सारांश बता देती हूँ कि आखिर इसका सार क्या है इस कहानी का। इस कहानी को हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं, इसमें अंदर लिखा क्या है। हरिशंकर परसाई कृत जो बस की यात्रा शीर्षक पाठ एक व्यंग है। इसमें लेखक ने जर्जर हाल बस की सफर का गुदगुदाने वाला वर्णन किया है। बस की सीट बॉडी सब जर्जर अवस्था में है। इंजन भी बंद हो जा रहा था, खिड़की के शीशे टूटे थे, टायर भी कमजोर था। फिर भी बस में मुसाफिर यात्रा कर रहे थे। ऐसा हमेशा देखा जाता है। बच्चों देखिए, ये चित्र दिख रहा है। इस पाठ में लेखक ने जर्जर बस में की गई यात्रा के बहाने अपने समय में यातायात की दुर्व्यवस्था का करारा व्यंग किया है। दुर्व्यवस्था पर अपनी सीधी एवं चुटीली भाषा के कारण व्यंग्यकार का यात्रा अनुभव कभी कभी गुदगुदाता है तो कभी रोमांचित करता है। ये तो बच्चों हो गया सारांश। अब मैं आपको हरिशंकर परसाई कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा लेखक परिचय भी करा देती हूँ कि हरिशंकर परसाई का नाम साहित्य जगत में चर्चित रहा है। ये एक व्यंग्य के लेखक है। इनके व्यंग बरबस हंसी ला देते हैं, पाठक बार बार पढ़ना चाहते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। ये प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार थे। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य किया। बाद में स्वतंत्र लेखन करने लगे। परसाई जी ने भारतीय समाज और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा एवं सटीक व्यंग किया। इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों हरिशंकर परसाई की, ये बहुत हंसाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बाद में स्वतंत्र लेखन करने लगे और परसाई जी ने भारतीय समाज और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा एवं सटीक व्यंग किया है। इनकी विशिष्ट शैली पाठकों के मर्म को छू जाती है। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1955 में 10 अगस्त को इन्होंने स्वर्ग लाभ लिया, यानी स्वर्गवास हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। देखिए, हरिशंकर परसाई की रचनाएं जो हैं बच्चों, उस समय के साथ उस समय में जो भी चलता था उसको वो अपने रचनाओं के माध्यम से अपनी कलम से उकेरते थे और ये ऐसा लगता था कि हम सभी की कहानी है। ये खुद से जोड़ के हमसे हमसे जोड़ के वो लिखते थे और जो भी पढ़ता था ऐसा लगता था कि सही कहानी है, बिल्कुल सही, और हंसी भी आती थी। अभी भी आप पढ़ेंगे तो जिसने भी ऐसी बस में जो भी बैठा होगा उसको सबको समझ में आएगा कि सही बात है, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं बच्चों बस की यात्रा। चैप्टर को पढ़ती हूँ। पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ बच्चों की। आप पेंसिल तो ले ही लें, अपनी बुक ले लें, पेंसिल ले लें और जो भी इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते चलें। बीच बीच में मैं बोलती हूँ तो मुझे भी लगता है कि आपका डिस्टर्ब होता होगा, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने में एक तारतम्य बन जाता है। अगर बीच में कोई टोकता है, कुछ बोलता है तो थोड़ा अटपटा लगता है। तो चलिए मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन बीच में मुझे बोलना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आप उतना नहीं समझ पाएंगे। मुझे बताना पड़ता है कि आप यहाँ अंडरलाइन कर लें, इसलिए डिस्टर्ब करने के लिए मैं थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब करूँगी, इसलिए सॉरी। लेकिन हाँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलें तो आपको जो भी कठिन शब्द होंगे उनको पढ़ने का समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। अब प्रश्न आएगा कि कितने मित्र थे, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा,
यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय, विश्वास प्लस अनीय, विश्वसनीय, अनीय प्रत्यय, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, जाना आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। राजा का बच्चों विलोम होता है रंक। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त यानी साधन। इंजन सचमुच से स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। देखिए, ये बहुत ही मजेदार लाइन है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जमान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। छीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दया प्लस अनीय, दयनीय। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। जंगल में, बियाबान यानी जंगल। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए।
अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है। देखिए, महान आदमी, आदमी कैसा है महान, ये विशेषण है। महान, महानता बता रहा है तो ये विशेषण हो जाएगा। तो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वक्त पर क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। देखिए, लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक जर्जर बस में की गई यात्रा के बहाने अपने समय में यातायात की दुर्व्यवस्था पर गहरा व्यंग किया है। अपनी बेहद सधी और चुटीली भाषा के कारण व्यंगकार का यात्रा अनुभव कभी गुदगुदाता है तो कभी रोमांचित करता है। बच्चों, इस चैप्टर को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मैं इसी का प्रश्नोत्तर लेकर आपके लिए आऊँगी। और आपसे एक बार फिर कहती हूँ कि बच्चों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको नए नए डेली वीडियो भेजती रह रही हूँ और इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी, जो कि MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी पूरी पढ़ाई इसी से कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।